कोठी के करीब पहुंचकर इमरान अपने नथने इस तरह सिकोड़ने लगा जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो अचानक चलते चलते रुक कर खालिद की तरफ मुड़ा। क्या आप भी किसी किस्म की बू महसूस कर रहे हैं? इसने पूछा। हाँ, महसूस तो कर रहा हूँ, कुछ मीठी मीठी सी बू। गालबन ये सड़ते हुए शतूतों की बू है। हरगिज नहीं। वो कोठी की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। फिर पिछले दरवाजे में दाखिल होते ही दोबारा उछलकर बाहर आ गया। इतने में खालिद और बारतोश भी इसके करीब पहुंच गए। क्या बात है? खालिद ने घबराए हुए लहजे में पूछा। अंदर कुछ गड़बड़ जरूर है, इमरान आहिस्ता से बोला। नहीं, अंदर मत जाओ, वहाँ सिंथेटिक गैस भरी हुई है। ये मीठी मीठी सी बू इसी की है। सिंथेटिक गैस? खालिद बड़बड़ाया। ये है क्या भला? जहन को वक्ती तौर पर मुअत्तल कर देने वाली गैस। मेरा ख्याल है कि अंदर कोई भी होश में ना होगा, इमरान बोला। दफातन इन्होंने एक चीख सुनी और साथ ही कर्नल डिक्सन इमारत के अकबी दरवाजे से उछलकर नीचे आ रहा। वो बड़े कर्ब के आलम में अपने हाथ पैर पटक रहा था। चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों और नाक से पानी बह रहा था। खालिद ने इससे कुछ पूछना चाहा, लेकिन इमरान जल्दी से हाथ उठाकर बोला, इसका वक्त नहीं, हमें अंदर वालों के लिए कुछ करना चाहिए, वरना मुमकिन है इनमें से कोई मर ही जाए। फिर इसने बारतोश को वहीं ठहरने को कहा और खालिद को अपने पीछे आने का इशारा करके बेतहाशा दौड़ने लगा। वो दोनों चक्कर काटकर कोठी के बैरूनी बरामदे में आए। यहाँ बू और ज्यादा तेज थी। इमरान ने अपनी नाक दबाई और तीर की तरह अंदर घुसता चला गया। खालिद ने भी इसकी तकलीद की, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने के बाद इसका दम घुटने लगा। वो पलटने के मतलब सोच ही रहा था कि इसने इमरान को देखा जो किसी को पीठ पर लादे हुए वापस आ रहा था। खालिद एक तरफ हट गया और फिर वो भी इसी के साथ बाहर ही चला गया। इमरान ने बेहोश आरफ को बाहर बाग में डालते हुए कहा, यार हिम्मत करो, इन सब की जिंदगियां खतरे में हैं। क्या तुम 10-5 मिनट सांस नहीं रोक सकते? फिर किसी न किसी तरह इन्होंने एक एक करके इन सबको कोठी से निकाला, मगर सोफिया इनमें नहीं थी। इमरान ने पूरी कोठी का चक्कर लगा डाला, लेकिन सोफिया कहीं न मिली। इन्हें होश में लाने और कोठी की फजा साफ होने में करीब करीब 2 घंटे लग गए। इनमें से किसी ने भी कोई ढंग की बात ना बताई। किसी को इसका एहसास नहीं हो सका था कि वो सब क्यों और किस तरह हुआ। इमरान साहब, खालिद बड़े गुस्से में बोला, पानी सर से ऊंचा हो गया है, अब आपको बताना ही पड़ेगा। ये वाकया ऐसा पेचीदा भी नहीं है कि मैं कुछ समझ ही ना सकूं। आखिर कर्नल की साहबजादी कहाँ गायब हो गई? अगर तुम समझ गए हो तो मुझे भी बता दो, मैं तो कुछ नहीं समझता। इमरान ने खिलाफत वक़ा बड़े खुश्क लहजे में कहा। या तो ये खुद साहबजादी ही की हरकत है या फिर किसी और की, जो इस तरह इन्हें उठा ले गया। खालिद बोला, इसे शिफ्टन ले गया है, इमरान ने कहा। तो आखिर अब तक वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? खालिद झुंझला गया। वक्त की बर्बादी से तुम्हारी क्या मुराद? इमरान ने खुश्क लहजे में पूछा। जब मैंने शिफ्टन के मुतल्लिक पूछा था तो आपने लाइल्मी ज़ाहिर की थी, फिर आपने इस सिलसिला में इसका नाम क्यों लिया? तो फिर क्या शहनशाह बाउडाई का नाम लेता? देखिए, आप ऐसी सूरत में भी मामला को उलझाने से बाज नहीं आ रहे। यार, मैं हूँ कौन? इमरान गर्दन चटक कर बोला, तुम सरकारी आदमी हो। इस सिलसिले में हम लोगों के बयानात नोट करो, कुछ तसल्ली दिलासे को राह दो। मुझ पर चंद पर्दा नशीन खवातीन ने हमला किया था, इसका हाल पर मलाल भी लिखो, वगैरह वगैरह। मैं आपको अपने साथ ऑफिस ले चलना चाहता हूँ, खालिद बोला। देखो दोस्त, मैं वक्त बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं, मुझे किसी सख्त इकदाम पर मजबूर ना कीजिए। खालिद का लहजा कुछ तेज हो गया। अच्छा, ये बात है, इमरान तंजी अंदाज में बोला। क्या कर लेंगे जनाब? क्या इस कोठी के किसी फर्द ने आपसे मदद तलब की है? आप हमारे मामलात में मदाखल करने वाले होते ही कौन हैं? दूसरे लोग सोफों पर खामोश पड़े इनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। किसी में भी इतनी सकत नहीं रह गई थी कि इजहार ख्याल के लिए जुबान हिला सकता। इनकी हालत बिल्कुल गैर मुतल्लक तमाशाइयों की सी थी। इंस्पेक्टर खालिद ने इन पर एक अचपटी सी नजर डाली और इमरान से बोला, इमरान साहब, मुझे महज कैप्टन फयाज का ख्याल है, वरना। अचानक बारतोश ने मुदाखलत की। इसने अंग्रेजी में कहा, लड़की के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? यकीनन ये इन्हें बदमाशों की हरकत मालूम होती है। हाँ माय डियर मिस्टर खालिद, इमरान सर हिलाकर बोला। फिलहाल हमें ये देखना चाहिए कि सोफिया कहाँ गई। खालिद कुछ न बोला। इमरान कमरे से बरामदे में आ गया। खालिद ने भी इसकी तकलीद की। किसी गैर आबाद जगह पर मकान तमीर करना बहुत बुरा है, बारतोश ने कहा, जो दरवाजे में खड़ा चारों तरफ देख रहा था। अचानक इमरान बरामदे से उतरकर एक तरफ चलने लगा। फिर वो खुद रो गुलाब की झाड़ियों के पास रुक कर झुका। ये एक स्याह रंग का जनाना सैंडल था।
जिस ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराई थी। खालिद और बारतोश भी इसके करीब पहुंच गए। ओह, ये तो लड़की ही का मालूम होता है। इमरान कुछ ना बोला। इसकी नजर सैंडल से हटकर किसी दूसरी चीज पर जम गई। फिर वो दफातन खालिद की तरफ मुड़ा। तुम तो सुनागरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगे? इसने खालिद से पूछा। ना सिर्फ सुनागरी बल्कि मज़ाफात पर भी मेरी नजर है, खालिद ने कहा, लेकिन इसका लहजा खुशगवार नहीं था। क्या यहाँ कोई ऐसा इलाका भी है जहाँ की मिट्टी सुर्ख रंग की हो? खालिद सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद इसने कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? इमरान ने जमीन से सुर्ख चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया जिसमें खफीफ सी नमी भी मौजूद थी। मेरा ख्याल है कि इसने कहा, ये मिट्टी किसी जूते के सोल और एडी की दरमियानी जगह में चिपकी हुई थी और यहाँ कम अज कम 2-2 मील के घेरे में मैंने कहीं नरम जमीन नहीं देखी। इसे देखो, इसमें अभी नमी भी बाकी है। खालिद ने इसे अपने हाथ में लेकर उल्टते पलटते हुए कहा, पलटन पड़ाव के इलाका में एक जगह ऐसी नरम जमीन मिलती है। वहाँ दरअसल एक छोटी सी नदी भी है। इसके किनारे की जमीन, इसकी मिट्टी में हमेशा नमी मौजूद रहती है। क्या वो कोई गैर आबाद जगह है? गैर आबाद नहीं कह सकते, कम आबाद जरूर है। वहाँ ज्यादातर ऊंचे तबके के लोग आबाद हैं। क्या तुम मुझे अपनी मोटरसाइकिल पर वहाँ ले चलोगे? हो सकता है, खालिद सोचते हुए कहा। अच्छा तो ठहरो, इमरान ने कहा और कोठी के अंदर चला गया। इसने अनवर को मुखातब किया जो एक सोफे पर पड़ा अफयूनियों की तरह ऊँग रहा था। सुनो, मैं सोफिया की तलाश में जा रहा हूँ। तुम अगर अपनी जगह से हिल ना सको तो पुलिस को फोन पर इस वाकये की इतला दे देना। लेकिन आखिर ये नौकर कहाँ मर गए? बाहर हैं, अनवर ने कमजोर आवाज में कहा। सुबह ही वो शहर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। कर्नल जरगाम का ये उसूल था कि वो हफ्ते में एक दिन अपने नौकरों को आधे दिन की छुट्टी देता था। इमरान चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर इस कमरे में चला आया जहां इसका सामान रखा हुआ था। इसने जल्दी से सूटकेस से कुछ चीजें निकाली और इन्हें जेबों में ठूंसता हुआ बाहर निकल गया। आसमान में सुबह ही से सफेद बादल तैरते फिर रहे थे और इस वक्त तो सूरज की एक किरण भी बादलों के किसी रखने से नहीं झांक रही थी। मौसम काफी खुशगवार था। इंस्पेक्टर खालिद की मोटरसाइकिल पलटन पड़ाव की तरफ जा रही थी। इमरान कैरियर पर बैठा ऊँग रहा था और इसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। खदोखाल की हमाकत अंगेज सादगी गायब हो चुकी थी। पलटन पड़ाव के करीब पहुंचते पहुंचते तरशा शुरू हो गया। खालिद ने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर दी। आखिर हम वहां जाकर इन्हें ढूंढेंगे किस तरह? खालिद ने इमरान से कहा। हाँ, ये CID इंस्पेक्टर मुझसे पूछ रहा है। इमरान साहब, इस मौका पर मुझे आपसे संजीदगी की उम्मीद है। आहा, किसी न किसी से जरूर कहा होगा कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। वैसे इस इलाके में कोई ऐसा होटल भी है जिसमें निचले तबके के लोग बैठते हों? अगर ऐसा कोई होटल हो तो मुझे वहां ले चलो। इंस्पेक्टर खालिद ने मोटरसाइकिल एक पतली सी सड़क पर मोड़ दी, लेकिन दफातन इमरान ने इसे रुकने को कहा। खालिद ने बड़ी उजलत से मोटरसाइकिल रोकी क्योंकि इमरान के लहजे में इसे घबराहट की झलक महसूस हुई थी। ये एक बड़ी पुरफजा जगह थी। सड़क के दोनों तरफ मुस्तहा जमीन थी और वहाँ फूलों के बागात नजर आ रहे थे। पलटन पड़ाव के इस हिस्सा का शुमार तफरी गाहों में होता था। खालिद ने मोटरसाइकिल रोक कर अपने पैर सड़क पर लगा दिए। यकायक इसने मशीन भी बंद कर दी और फिर वो ये भूल गया कि मोटरसाइकिल इमरान ने रुकवाई थी। इसने दाहिनी तरफ के एक बाग में एक लड़की देख ली थी जो इसे मतवज्जा करने के लिए रुमाल हिला रही थी। खालिद मोटरसाइकिल से उतरता हुआ बोला, इमरान साहब जरा ठहरिए, क्या वो तुम्हारी शनासा है? इमरान ने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ, खालिद हंसता हुआ बोला। बहुत अच्छा, तुम जा सकते हो, मगर मोटरसाइकिल यहाँ तनहा रह जाएगी, इमरान ने कहा और बाईं तरफ के बागात में नजर दौड़ाता हुआ बोला, मैं इधर जाऊंगा। इधर मेरी मधु, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इसे जिससे मोहब्बत की जाती है? महबूबा। महबूबा, महबूबा, इधर मेरी महबूबा। अच्छा तो मैं चला, इमरान मोटरसाइकिल के कैरियर से उतरता हुआ बोला। बाईं तरफ के एक बाग में इसे चंद ऐसी शक्लें दिखाई दी थी जिन्होंने अचानक इसके जहन में इस रात की याद ताज़ा कर दी जब सोफिया को ऑरेंज स्क्वैश में कोई नशा आवर दवा दी गई थी। इनमें से एक को तो इसने बखूबी पहचान लिया। ये वही था जिसकी टक्कर होटल के वेटर से हुई थी। वो आदमियों के मतलब इसे शुबा था। वो यकीन के साथ नहीं कह सकता था कि ये दोनों इस सब इंस्पेक्टर के साथी थे या नहीं, जिसने सुनसान सड़क पर इनकी कार रुकवा कर किसी बेहोश लड़की का मुतालबा किया था।
عمران انہیں دیکھتا رہا۔ وہ 4 تھے، ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی۔ عمران نے باغ کے رکھوالے سے خوبانیوں اور سیبوں کی پیداوار کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔